नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ए के जैन। स्वागत है आपका हेल्थ वेल्थ वास्तु.com में। वास्तु के बारे में कई सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल मन में ये आता है, वास्तु क्या है? वास्तु यानी रहना, और वास्तु का पूरा मतलब है इस तरह से रहना। वास्तु शास्त्र में व्यक्तियों को किस तरह से रहना चाहिए, उसके क्या नियम हैं, ये सारे बताए गए हैं। घर को खरीदने से लेकर, या कहें कि प्लॉट को खरीदने से लेकर उसमें रखे जाने वाली चीजें, वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, मकान में रसोई कहाँ बननी चाहिए, कमरा कौन सा कमरा किसके लिए होना चाहिए, इसका भी पूरा उल्लेख किया गया है। ज्यादातर सभ्यताओं में मकान बनाने को एक सांसारिक काम कहा गया है, लेकिन हमारे भारतीय शास्त्र में मकान बनाने को एक धार्मिक कार्य बताया गया है। सदियों से हमारा दिमाग जो है चिन्हों को समझता है। तो घर में रखी जाने वाली पेंटिंग्स कैसी होनी चाहिए, कौन सी वस्तु कहाँ रखनी चाहिए, इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे अंतर मन में बहुत सारे प्रतीक पहले से ही स्टोर हैं। उस प्रतीकों का मीनिंग हम चाहे जाने अनजाने तरीके से हम करते हैं। तो सही वस्तु, अगर कोई वस्तु जो है सही दिशा में रखी गई है, कोई पेंटिंग रखी गई है, सही रखी गई है, कलर सही किए गए हैं, तो हमें अच्छा फल देंगे। अगर वो सही तरीके से नहीं रखी तो हमें खराब फल दे सकते हैं। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये आता है कि वास्तु के बारे में हमारे शास्त्र क्या है? भारतीय दर्शन के 5 उपांग हैं: योग, ज्योतिष, वास्तु, संगीत और आयुर्वेद। योग जो है कायाकल्प के लिए जरूरी है, ज्योतिष भाग्य कल्प के लिए जरूरी है, वास्तु भी भाग्य कल्प के लिए जरूरी है, संगीत जो है मन कल्प के लिए जरूरी है, और आयुर्वेद जो है कायाकल्प के लिए जरूरी है। यानी उन शास्त्रों में उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो सभी चीजों को मानना जरूरी है। यदि हम योग को मानते तो हमें संगीत को भी मानना होगा। संगीत में कितनी शक्ति हम खुद देखते हैं। संगीत में इतनी शक्ति है कि संगीत के भावों से कई बार हम फिल्म देखते हैं तो उसमें संगीत का कितना इम्पोर्टेंस होता है। संगीत से हमारे मन में ऐसी उदासी आ जाती है या उल्लास आ जाता है। तो संगीत इतना पावरफुल होता है। मल्लाहार वगैरह के बारे में आपने सुना ही होगा। संगीत में कितनी शक्ति होती है, उससे वो बारिश तक करा देते थे। तो इतने पावरफुल है संगीत। इसी प्रकार से आयुर्वेद से आज भी इलाज होता है। कई बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से हो जाता है। इसी प्रकार ज्योतिष से भाग्य को बदला जा सकता है। ज्योतिष में रत्नों के बारे में कहा गया है, मुहूर्त के बारे में गया है। आज भी सारे काम मुहूर्त से करते हैं। जैसे हमारी शादी होती है, शादी में मुहूर्त देखा जाता है, गुण मिलान किए जाते हैं, सब इसके बारे में ज्योतिष में उल्लेख है। वैसे ही मकान के बारे में किस तरह से रहना चाहिए, मकान में कौन सा प्लॉट खरीदना चाहिए, किस आकृति का खरीदना चाहिए, ये सब हमारे वास्तुशास्त्र में लिखा गया है, इसका उल्लेख किया गया है। तो वास्तुशास्त्र में बहुत ही डीपली चीजें बताई गई है कि किस दिशा में क्या चीज रखेंगे तो हमें कैसा फल देंगी, या जो प्लॉट है उसमें कौन से डायरेक्शन में कौन से भवन का कौन से कमरा होना चाहिए, किस प्रकार कौन से कोने में किस व्यक्ति को सोना चाहिए, लेडीज के लिए कौन सा कमरा होना चाहिए, रसोई के लिए कौन सा होना चाहिए, घर के मुखिया के लिए कौन सा कमरा ठीक है, बच्चों के लिए कौन सा कमरा ठीक है, अध्ययन के लिए पढ़ाई के लिए कौन सा कमरा ठीक है। ये सब का उल्लेख वास्तुशास्त्र में मिलता है। दूसरा प्रश्न आता है, वास्तुशास्त्र हमें कैसे प्रभावित करता है? क्या हम वास्तु के नियमों को फॉलो करके दूसरों के विचारों को बदल सकते हैं? तो वास्तु, यदि किसी घर में वास्तु दोष है तो वहाँ रहने वाले लोगों की सोच अच्छी नहीं होगी, उनकी सोच नेगेटिव होगी, या वहाँ पर जो है घर में बीमारियां रहेगी, या ऐसी सोच होगी वहाँ के लोग की कि वो संकुचित मानसिकता होगी, छोटा सोच होगा उनका, छोटी छोटी बातों के लिए सोचना या झगड़ा करना, बड़ा सोच ही नहीं पाना। ये सब वास्तु दोष के कारण से होता है। हम वास्तु दोष निवारण से किसी भी व्यक्ति विशेष का स्वभाव नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वास्तु दोष जब निवारण हो जाता है या किसी घर में पॉजिटिव एनर्जी जब बढ़ जाती है तो वहाँ रहने वाले लोगों की सोच ऑटोमेटिकली बदल जाती है। हम खुद चाहकर नहीं बदल सकते, वो ऑटोमेटिकली जब एटमॉस्फेयर ऐसा मिलता है तो सोच अपने आप बदलने लगती है। कई बार प्रश्न आता है कि क्या वास्तु दोष निवारण होने से मेरा भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा? भाग्य एकदम कहीं भी बदलने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा कि सकारात्मक ऊर्जा से हमारे पास आसपास लोग ऐसे ही आने लगेंगे कि
हमें अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, हम सुखद परिणाम मिलने लगेंगे, हमारे मधुर संबंध होने लगेंगे। तो इस तरह से वास्तु प्रभावित करता है। एकदम चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे वो चेंज होने लगता है। लेकिन कोई बड़ा महादोष है तो उसमें निवारण करने से तुरंत रिजल्ट भी हमें सामने देखने को मिलते हैं। कई बार पूछते हैं कि भाई आप वास्तु दोष निवारण कर देंगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा? तो वास्तु दोष निवारण होते ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, हमें सुखद अनुभूति होने लगेगी, तो हमें मालूम चलेगा कि हमारा वास्तु दोष निवारण हो गया। एक प्रश्न ये भी होता है कि क्या वास्तु दोष निवारण कराना जरूरी है? यदि हम पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो हमें वास्तु दोष निवारण करा लेना चाहिए। एक प्रश्न यह भी आता है, क्या नए मकान में भी वास्तु दोष हो सकते हैं? जी हाँ, नए मकान में भी वास्तु दोष हो सकते हैं। यदि वह वास्तु नियमों के अनुसार नहीं बनाया गया है तो वह एक प्रकार का वास्तु दोष ही है। एक प्रश्न यह भी आता है, क्या प्लॉट खरीदते ही मुझे वास्तु विशेषज्ञ से राय ले लेनी चाहिए? वास्तु खरीदते ही नहीं, प्लॉट खरीदने से पहले ही हमें वास्तु विशेषज्ञ से राय ले लेनी चाहिए कि कौन सा प्लॉट मुझे खरीदना है, क्या वह प्लॉट का आकार मेरे लिए शुभ है। तो वास्तु विशेषज्ञ बताएगा कि वह प्लॉट की आकृति आपके लिए शुभ है या नहीं है, वह मिट्टी किस प्रकार की है, उसका गुण विशेष देखकर बता देगा कि मिट्टी आपके लिए अच्छी है या नहीं है, शुभ है या नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का दोष तो नहीं है, वो भूमि किस प्रकार की है, नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई तो नहीं है। ऐसा होने से अगर ऐसी हमने जमीन खरीद ली है तो उसके बाद वास्तु विशेषज्ञ के पास जाएंगे, वो फिर उसका उपचार करवाएगा। तो हम पहले ही ऐसी जमीन खरीदें जिसमें वास्तु दोष हो ही नहीं। तो जब भी प्लॉट खरीदने का मन हो, उससे पहले ही हमें वास्तु विशेषज्ञ से राय ले लेनी चाहिए। हम प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, ये प्लॉट मेरे लिए शुभ है या नहीं है। एक घर पर विजिट करने गए थे तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने पहले चर्चा की वास्तु के बारे में। तो उनका एक सवाल था कि क्या वास्तु दोष होने के कारण मेरी बीवी हमेशा बीमार रहती है? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि घर की लेडीज बीमार रहती है, सारे मेडिकल चेक आपने करा लिए, फिर भी घर की लेडीज बीमार रहती है, तो उसका मुख्य कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। अग्नि कोण का दोष बनता है तो लेडीज को बीमार करता है, वहाँ की लक्ष्मी भी प्रभावित होती है और घर की लक्ष्मी जो औरत है वह भी प्रभावित होती है, ऐसा देखा गया है। एक सवाल ये भी आता है, मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, क्या वास्तु दोष के कारण से ऐसा होता है? मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, जितनी मैं मेहनत करता हूँ उस अनुसार परिणाम नहीं मिलता है। इसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है और ज्योतिष कुंडली भी आपकी हो सकती है। क्योंकि देखिए, आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, जितना 5 साल दुकान वाला कर रहा है, जिसकी दुकान अच्छी चल रही है और आप भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट आपके पास भी उसके पास भी है, फिर क्या कारण है कि आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है? ये एक वास्तु दोष भी कारण हो सकता है और आपकी कुंडली भी आपको वास्तु विशेषज्ञ को दिखा लेनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर वास्तु विशेषज्ञ जो हैं वो ज्योतिष को भी समझते हैं, क्योंकि ज्योतिष और भाग्य दोनों ही भाग्य कल्प के लिए बनी हुई है। तो जो अच्छे वास्तु विशेषज्ञ हैं वो वास्तु को भी समझते हैं और ज्योतिष को भी जानते हैं, साथ में न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं। तो हमें पूरा वास्तु और ज्योतिष साथ में चेक करा लेना चाहिए। क्या वास्तु यंत्रों द्वारा दुश्मनों का खात्मा संभव है? ऐसा भी प्रश्न आया है। तो वास्तु दोष निवारण से दुश्मनों का खात्मा करने की आपको जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जैसी सोच लेकर आपके पास आएगा वैसा ही परिणाम उसे मिलेगा। यंत्र लगाने से उसकी बुद्धि सही होने लगेगी। यदि वो दूषित बुद्धि वाला है व्यक्ति तो हमारे पास आएगा ही नहीं। हमें किसी के प्रति ऐसा भाव रखने की जरूरत नहीं है कि उसका नाश हो जाए, वो मर जाए या उसका नुकसान हो जाए, उसको कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ऐसा कहने से उल्टा वो आपको ही नुकसान करने वाले हैं। लेकिन आप यंत्र लगाते हैं तो आपको क्या फायदा होगा? ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि दूषित है, हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं या हमारे सामने तो मीठी बात करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई निंदा करते रहते हैं, ऐसे लोगों को परिणाम भी वैसा ही मिलेगा जिस अनुसार उनकी सोच है। हमारे यंत्र क्या करेंगे? उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे 10 गुना करके। कई प्रकार के यंत्र आते हैं, उसमें से एक यंत्र है वास्तु लोकेट करके, पायरा लोकेट होता है। उसको पहनने से ऐसा होता है कि जिस भाव से हमारे पास व्यक्ति आएगा उसी अनुसार उसे परिणाम मिलेगा। यानी व्यक्ति हमारे पास मीठा बोल रहा है लेकिन मन में उसके है कि इसका ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है,
या इसका नुकसान हो जाए, ऐसे भाव से आया है या हमारी निंदा करता है बाहर जाकर, तो ऐसे व्यक्ति को परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे और उसका खात्मा अपने आप ही हो जाएगा। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसका खात्मा हो, उसका नुकसान होगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगी एनर्जी। हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, हमें उसका बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। उसको वैसे ही दुष्परिणाम अपने आप मिल जाएंगे। हम पूर्णतः सुरक्षित होंगे। हमारी सुरक्षा ही मुख्य मुद्दा है, ये ध्यान रहे। मेरे बच्चे को नजर लग गई है, मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होता है, इस तरह का प्रश्न आया है। तो क्या वास्तव में ऐसी एनर्जी होती है? ऐसा वास्तव में होता है। सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा का भी अस्तित्व है। अगर भगवान है तो शैतान भी है, यानी अच्छी एनर्जी है तो बुरी एनर्जी भी है। अच्छे भाव से अच्छी उत्पत्ति होती है तो बुरे भाव से बुरी उत्पत्ति भी होती है। नजर बुरी एनर्जी लग जाती है, बच्चों को बुरी नजर जल्दी लगती है, या जो किसी के ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं उनको नजर बुरी लग जाती है, वो कमजोर होने लगते हैं, बीमार रहने लगते हैं, उनके साथ अनहोनी होने लगती है, ऐसा होता है। तो बुरी नजर लग जाती है। इसके लिए ये है, नमक से उसके चारों तरफ 7 बार ऐसे फेर के उसको बहा देने से भी, या दिया, आग का दिया से उसकी 7 बार नजर उतार के भी उससे नजर उतारी जा सकती है। उसके अलावा वास्तु के यंत्र भी आते हैं जिनसे बुरी नजर नहीं लगती है, या कोई बुरी नजर लगी हुई तो वो उतर जाती है। एक प्रश्न ये भी आया था, क्या आप साबित कर सकते हैं कि इतने दूर के ग्रह नक्षत्र हमें प्रभावित करते हैं? ऐसा तो कई विद्वान लोगों का भी प्रश्न आता है। बहुत सारे जो हैं बाबा हैं, उनका भी कहना है कि इतने दूर के ग्रह नक्षत्र हमें प्रभावित नहीं करते हैं। तो एक बाबा योग बाबा भी हुए हैं, योगी बाबा, योग में बहुत माहिर हैं। उन्होंने योग कहाँ से सीखा? हमारे धर्म शास्त्रों से। एक धर्म शास्त्र को मानते हैं, योग को मानते हैं, आयुर्वेद को मानते हैं, लेकिन वो वास्तुशास्त्र को नहीं मानते हैं। यह एक मिथ्या है, यह एक मिथ्या है। सोचिए, योग है, ज्योतिष है, वास्तु नहीं है। वास्तु हमारा शास्त्र है, वो नहीं है। उसके अनहोनी, उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये ठीक नहीं किए, किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। किसी चीज को आप जब तक समझे नहीं है, ज्योतिष को आप समझे नहीं है, वास्तु को समझे नहीं है, उसकी आप निंदा कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है किसी भी दृष्टि से। ये हमें प्रभावित करते ही करते हैं। आप जानते हैं ज्वार भाटा कैसे आता है? ज्वार भाटा आता है चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा में क्या होता है जानते हैं? बिल्कुल सही, कि समुद्र का पानी ऊपर आ जाता है। इतना दूर चंद्रमा, इतना दूर सूर्य, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से यहाँ पर ज्वार भाटा आ जाता है। कितना परसेंट पानी है धरती पर? 71%। हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है? लगभग 71% ही पानी है। जब इतने बड़े विशाल समुद्र को चंद्रमा और सूर्य प्रभावित कर सकता है, तो हमारा शरीर प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है? ये आपसे सवाल है, समझिएगा इस बात को। तो मिथ्या दिमाग में नहीं रखिए कि ये इतने दूर के ग्रह नक्षत्र मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। 100% प्रभावित करते हैं। चंद्रमा हमारे मन को, बुद्धि को प्रभावित करता है, सूर्य हमारी शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है, उसको प्रभावित करता है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रह नक्षत्र जो हमारी कुंडली में जहाँ रखे हैं, जिस समय हमारा जन्म हुआ था वो ग्रह नक्षत्र कहाँ थे, उसी अनुसार वो हमें जीवन भर प्रभावित करते हैं। उनमें हम फेरबदल कर सकते हैं। किसी का बुरा प्रभाव आ रहा है तो उसको हम कम कर सकते हैं। कोई कमजोर ग्रह नक्षत्र है, उनको हम एनर्जी दे सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं और अच्छे प्रभाव ले सकते हैं, अच्छे परिणाम ले सकते हैं। एक प्रश्न ये भी आया था, क्या मैं वास्तु को नहीं मानता लेकिन आपके कहने पर मैं वास्तु यंत्र लगा देता हूँ, तो क्या वो मुझे फायदा देंगे? जी हाँ, वो आपको फायदा देंगे। वास्तु में आप बिलीव कीजिए या मत कीजिए। आप बिलीव नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि मैं मकान बना रहा हूँ और किचन में जो है नैऋत्य कोण में ही बनाऊंगा, तो आप मत मानिए वास्तु को। लेकिन आप किचन नैऋत्य में क्यों बना रहे हैं? आपको उसको आग्नेय में बना लेना है। आप नहीं मानते, मत मानिए, आप उस दिशा में तो बना लीजिए। आप कहते हैं पानी जो है ईशान कोण में नहीं रखूंगा, मंदिर में ईशान कोण में नहीं बनाऊंगा, भगवान जो है मैं अलग दिशा में रखूंगा। उससे क्या होगा? आपको क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है उससे? जैसा कह रहा है वास्तु, उस अनुसार रखिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, प्रभावित करेगा ही करेगा।
तो आप बिलीव कीजिए मत कीजिए, लेकिन वास्तु आपको प्रभावित करता ही करता है। कई व्यक्ति जो हैं वास्तु को नहीं मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति करंट को नहीं मानता है और अगर नंगे तारों को जिसमें बिजली दौड़ रही है उसमें हाथ लगाए तो क्या होगा, उसे करंट आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। तो वैसे ही आप वास्तु को माने या न माने, उसके नियम आपको प्रभावित करेंगे ही करेंगे। मैं वास्तु में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरी पत्नी के कहने पर मैं यंत्र लगा रहा हूं तो कहीं ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। वास्तु के यंत्र कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो वास्तु के यंत्र इस बुद्धि से न तो लगाए जाते हैं, न ऐसा होता है कि वास्तु के यंत्र लगाएंगे हमें कभी नुकसान करेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मन ही दूषित है हमारा, हम पूरी तरह से दूषित बुद्धि के हैं, कोई व्यक्ति दूषित बुद्धि का है, तो उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आप किसी चीज में नहीं विश्वास करते हैं मत कीजिए, लेकिन किसी चीज का आपको अपमान करने की जरूरत नहीं है। यदि आप जानकर या अनजाने में भी वास्तु यंत्रों का अपमान करते हैं तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप अपमान नहीं करते हैं, उनकी श्रद्धा है, लगाने दीजिए, लगा रहे हैं, आप अपमान मत कीजिए तो आपको अच्छा फल देंगे। और अगर आप उनका अपमान करेंगे, निरादर करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक प्रश्न ये भी आया था, क्या मैं कुवैत में रहता हूँ तो यहाँ के वास्तु नियम वहां पर भी काम करेंगे? नहीं, वास्तु के नियम देश विशेष भौगोलिक स्थिति अनुसार काम करते हैं। दिशाएं देखनी होती हैं, भौगोलिक स्थिति क्या है, उन नियमों को देखकर फिर वास्तु के नियम वर्क करते हैं। जो यहाँ के इंडिया के लिए नियम है वह नियम कुवैत के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि समुद्र की स्थिति इंडिया में अलग है, कुवैत में अलग है, दूसरे देश में दूसरी हो सकती है। प्रतीक चिन्ह जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, धर्म के प्रतीक चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए किसी देश विशेष का वास्तु नियम थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। एक बियर वाले का भी आया था कि मेरा बियर बार है तो क्या वास्तु यंत्र यहाँ लगाए जा सकते हैं? जी हाँ, वास्तु यंत्र कहीं भी लगाए जा सकते हैं। जैसे ज्योतिष में भी एक उल्लेख है कि एक अगर चोर भी आकर हमसे पूछेगा कि मेरी चोरी का मुहूर्त बताइए, तो ज्योतिष विद्वान का जो है उसका कर्म क्या कहता है, उसे उसका मुहूर्त उसे बताना चाहिए, चोरी का यह समय आपके लिए उत्तम है, ऐसा शास्त्रों में कहा हुआ है। एक प्रश्न ये भी आता है कि मैं नॉन वेज खाता हूँ, क्या वास्तु यंत्र वहां लगाए जा सकते हैं? जी हाँ, वहां उस घर में भी वास्तु यंत्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है जब आपने इस तरह का खाना खाया है या उस समय उन यंत्रों को छूना नहीं है हमें। और देखिए, कुछ यंत्र वहां पर लगाए ही नहीं जा सकते, नॉनवेज वाली जगह पर या बियर बार में या ऐसी जगहों पर कुछ यंत्र नहीं लगाए जा सकते हैं, कुछ यंत्र लगाए जा सकते हैं। जैसे कुछ यंत्र होते हैं, टॉयलेट के अंदर कोई वास्तु यंत्र नहीं लगता है, लेकिन एक पिरामिड यंत्र है जितेंद्र जी गुरु जी का, उस यंत्र को टॉयलेट विशेष के लिए बनाया गया है, वहां के वास्तु दोष को खत्म करने के लिए। तो ऐसे कई यंत्र आते हैं जिनको उस घर में लगाया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, जिस काम से दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है, ऐसा काम करके हम हमारा भला नहीं कर सकते हैं, यह हमें ध्यान होना चाहिए। वास्तु एवं ज्योतिष में क्या संबंध है? वास्तु और ज्योतिष में गहरा संबंध तो यह है, दोनों ही भाग्य कल्प के लिए बने हुए हैं, उत्तम भाग्य के लिए दोनों को ही काम में लिया जाता है। वास्तु में मुहूर्त का बड़ा महत्व है और मुहूर्त हमें ज्योतिष से ही मिलता है। वास्तु में कोई दोष है, यानी किसी मकान में कोई वास्तु का दोष है और उस दोष से किस व्यक्ति विशेष को विशेष प्रभाव पड़ेगा, ये ज्योतिष अनुसार मालूम चलेगा। ज्योतिष अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली देखी, किसी व्यक्ति का कौन सा ग्रह नक्षत्र कमजोर है, उस अनुसार उसका वास्तु भी उसे जल्दी प्रभावित करेगा। क्या वास्तु केवल हिंदुओं को प्रभावित करता है? यह भी एक प्रश्न आया था कि वास्तु केवल हिंदुओं के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी धर्मों के लिए वास्तु का महत्व है। वास्तु यानी रहने का नियम, भगवान के रहने का नियम, जनता के रहने का नियम, राजा के रहने का नियम, सबके लिए नियम कुछ अलग अलग है। यदि किसी राजा का महल बनेगा तो उसके लिए उस नगर का पूरे को एक वास्तु मानना होगा, एक प्लॉट मानना होगा, उस अनुसार उसका निवास स्थान महल जो है नैऋत्य कोण में बनना चाहिए। जैसे उदयपुर के राजा का महल उदयपुर के नैऋत्य कोण में है और एक पहाड़ी वाले स्थान पर यह सबसे ऊंचा है,
वो सबसे सर्वोत्तम है। इतिहास में आज भी उदयपुर का नाम है। मेवाड़ राजा महाराणा प्रताप, वहां पर हमारे राजा हुए। तो महाराणा प्रताप जो हैं, तो हमारे जो राजा हैं, तो यहाँ तो राजा के लिए वास्तु नियम अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है। मस्जिद जो बनती है या गिरजाघर जो बनता है, मंदिर जो बनता है, वो उनकी शेप देखी होगी आपने। उनकी शेप किस तरह की होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो ये किस अनुसार होती है, वास्तु नियमों अनुसार होती है। ये हमें ध्यान होना। क्या प्लास्टिक के पिरामिड काम करते हैं? पिरामिड जो हमें मिले हैं प्राचीन, वो हमें इजिप्ट के पिरामिड मिले हैं। और इजिप्ट के पिरामिड किसके बने हुए हैं आपको ध्यान होगा, वो पत्थर के बने हुए हैं, चूना पत्थर। तो पिरामिड ऐसी धातु के होने चाहिए जो कुचालक हो। कुचालक हो यानी जिससे ऊर्जा का प्रवाह न हो सके। जब आकाश तत्व को अलग करना है तो उसके लिए हम पिरामिड यूज करते हैं। एक नया आकाश बनाना है तो सबसे कुचालक और जो सबसे बढ़िया मटेरियल जो मिल सकता है वास्तु के लिए, वो प्लास्टिक ही है। उस प्लास्टिक से यंत्र जो बनते हैं 100% काम करते हैं, क्योंकि वो आकाश तत्व को अलग करता है, अपना एक नया आकाश बनाता है। पिरामिड की एक निश्चित शेप होती है, साइंस में उसमें प्रूव्ड है 52 डिग्री 5 मिनट उस एंगल पर पिरामिड बना हुआ है और उसके 1/3 हाइट पर एक एनर्जी उत्पन्न होती है। ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। उसमें जो चीजें रखेंगे, खाने पीने की चीजें रखेंगे, तो वो एक लंबे समय तक चलती है। तो पिरामिड प्लास्टिक के होने चाहिए, कॉपर वगैरह के नहीं होने चाहिए, किसी मेटल के नहीं होने चाहिए, या पत्थर के हो सकते हैं या लकड़ी के हो सकते हैं। तो उनको बनाना बहुत टिपिकल रहेगा। उसमें सबसे सुगम जो धातु है या जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक के पिरामिड सबसे बेहतर तरीके से काम करेंगे और बनाने में भी इजी रहते हैं। वास्तु किन तथ्यों पर काम करता है? वास्तु किन तथ्यों पर आधारित है? वास्तु जो है, वास्तु के जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सोलर एनर्जी, पावर एनर्जी, विंड एनर्जी और जैविक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इनके नियमों पर आधारित है। जैविक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इनके नियमों के, इन ऊर्जाओं पर आधारित है। तो जो है ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा जो है हमें ईस्ट और नॉर्थ से मिलती है। सौर ऊर्जा जो मिलती है हमें इस दिशा से मिलती है। जैविक ऊर्जा जो है हमें नॉर्थ डायरेक्शन से मिलती है और ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा जो है हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। धरती जो है एक निश्चित डिग्री पर घूमी हुई है। तो जो धरती है गोल है, लेकिन वो घूमी हुई है, एक निश्चित डिग्री पर घूमी हुई है। उस एक्सिस पर वो घूमती है। तो उस एक्सिस पर घूमती है तो उसके घूमने से एक शक्ति उत्पन्न होती है, वो हमें नॉर्थ ईस्ट कोने से मिलती है। इसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। प्राचीन वास्तु शास्त्रों में कहीं भी वास्तु के दोषों के निवारण का उल्लेख नहीं मिला है कि इस तरह का दोष होने पर यह उपाय करना है। कई विद्वानों ने उसके ऊपर शोध की हैं, उसके आधार पर नियम बनाए हैं। इस तरह का दोष होता है तो इस तरह के उसका उपाय करना चाहिए। उन्होंने जो है सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर जो है हमारे अवचेतन मन लेवल पर काम किया है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन सदियों से प्रतीक चिन्हों को समझता है। तो प्रतीक चिन्हों के बेस पर उस पर वर्क किया गया है मुख्यतः। और जो है एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसके लेवल पर काम किया गया है। मन की ऊर्जा जो है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उन नियमों को काम में लेकर यंत्र बनाए हुए हैं। उनका प्राचीन वास्तु शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। फेंगशुई और वास्तुशास्त्र में क्या अंतर है? वास्तुशास्त्र हमारा प्राचीन शास्त्र है, फेंगशुई अभी का शास्त्र है। और ये जो है मुख्यतः चाइना का जो है वो शास्त्र है, फेंगशुई है। और अपना इंडियन जो नियम है वास्तु के, वो वास्तुशास्त्र में उनका उल्लेख मिलता है। और ये प्राचीन शास्त्र। क्या एक ही घर में रहने वाले व्यक्तियों पर वास्तु अलग अलग तरह से प्रभाव डालेगा? बिल्कुल अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है, लेकिन ये प्रभाव लगभग 19-20 ही होता है। मुख्यतः प्रभाव एक तरह से डालता है, लेकिन जो है कि जैसे एक घर में अगर आग्नेय कोण में जैसे दोष है, तो आग्नेय कोण में दोष है तो आग्नेय कोण का गुण है लक्ष्मी का प्रभाव।
प्लस स्त्रियों को प्रभावित करेगा। उस घर में रहने वाली प्रत्येक स्त्री को प्रभावित करेगा, पर लक्ष्मी का प्रभाव सबके ऊपर रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र कमजोर ज्यादा होगा उस पर वो ज्यादा प्रभाव डालेगा। क्या वास्तु में भूखंड के आकार का विशेष महत्व है? जी हाँ, अलग अलग आकार के प्लॉट हमें अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। आकृति का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वर्गाकार प्लॉट हमें बहुत समृद्धि दिलाता है। आयताकार प्लॉट भी चलेगा, लेकिन त्रिकोणा प्लॉट जो है, ट्रायंगल शेप में जो प्लॉट होता है, ट्रायंगल शेप का मतलब होता है अग्नि, और अग्नि में रहने से क्या होने वाला है? अत्यधिक गुस्सा क्रोध रहेगा, अवनति का कारण बन सकता है ट्रायंगल शेप के प्लॉट में रहना। वास्तु विशेषज्ञ की राय हमें कब ले लेनी चाहिए? जैसे ही मन में एक ख्याल आता है मुझे एक मकान बनाना है, उसके लिए प्लॉट खरीदना है, तभी हमें वास्तु विशेषज्ञ से राय ले लेनी चाहिए। आपने प्लॉट पहले से खरीदा हुआ है तो उसमें जब मकान बनाना चाहो तब भी वास्तु विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं, या प्लॉट खरीद कर रखा हुआ है, अभी मकान बनाने का मन नहीं है, फिर भी वह प्लॉट हमें प्रभावित करता रहता है, तो वास्तु विशेषज्ञ से राय ले लेनी चाहिए। वह उस प्लॉट की एनर्जी को देखेगा, महसूस करेगा और बताएगा कि वह हमारे प्लॉट हमारे लिए शुभ है या नहीं है। अगर अशुभ है या वहाँ कोई वास्तु दोष है उसका वो निवारण कर देगा, उससे वो हमें शुभ फल देने लगेगा। जब भी मकान में किसी तरह का रिनोवेट कराते हैं, कोई नया निर्माण कराते हैं या कोई कलर करवाते हैं, उस समय भी वास्तु विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन करा रहे हैं यदि आप मकान का, उस समय भी वास्तु विशेषज्ञ से इंटीरियर डेकोरेटर के साथ साथ राय ले लेनी चाहिए। वास्तु विशेषज्ञ का रोल बहुत अधिक है। जब भी आप घर में कलर भी कराते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन भी कराते हैं, वास्तु विशेषज्ञ से राय जरूर से ले लेनी चाहिए। इतना पैसों का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। एक आप इंटीरियर डेकोरेटर को जो पैसा दे रहे हैं, थोड़ा सा पैसा इंटीरियर डेकोरेटर के साथ में आप वास्तु विशेषज्ञ को दे देंगे, उससे विशेष कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं वह हमें बहुत ज्यादा लेवल पर प्रभावित करता है। हमारा द्वारा लिया गया हर निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करता है। गलत निर्णय हमारी अवनति का कारण बन सकता है, वहीं एक सही निर्णय हमारी उन्नति का कारण भी बन सकता है या बनता है। ये सोचने की बात है। अगर कोई एक गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा? जीवन में उथल पुथल भी मच सकता है। इसलिए हमें जब भी कोई इंटीरियर डेकोरेशन भी कराना है तो भी वास्तु विशेषज्ञ से राय जरूर से ले लेनी चाहिए। वहां हमें पैसा बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 2000, 5000 बचा लूं, 10,000 बचा लूं। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम तो बहुत कमा लेंगे। यदि हम सही निर्णय लेंगे तो 10,000, 12,000, 5,000 का कोई विशेष महत्व नहीं है हमारे लिए। तो हमें वास्तु विशेषज्ञ की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। घर में कोई भी वस्तु लाते हैं, उसको रखनी है या नहीं रखना, उस बारे में वास्तु विशेषज्ञ से राय ले लेनी चाहिए। कई लोग अपने घर में लाकर तलवार, चाकू वगैरह या बंदूक लाकर डेकोरेशन में लगा देते हैं, वो शुभ फल नहीं देती है। तो ऐसे ही कोई बड़ी चीज जब भी घर में खरीदते हैं तो वास्तु विशेषज्ञ से राय ले लेनी चाहिए। स्पेशली जब भी आप मकान बना रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं, उससे पहले तो हमें वास्तु विशेषज्ञ से राय ले ही लेनी चाहिए। धन्यवाद।